वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण मतलब उनके आने से लेकर उनके भारत से जाने तक जो भी आर्थिक नीतियां रही है, एक हम वो डिस्कस करेंगे, मतलब खासकर जो आर्थिक दृष्टि से जो नीतियां रही वो, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था मतलब भूमि की उपज से जो टैक्स वो भारत से लेते थे, या लगान जो या कर जो भारत से वसूलते थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी व्यवस्था उन्होंने लगान से संबंधित यहाँ पर लागू की थी। तो सबसे पहले ब्रिटिश पूर्व भारत स्थिति, मतलब ब्रिटिशों का भारत में आने से पहले क्या स्थिति थी, भारत की क्या स्थिति थी। तो फर्स्ट जो भारत था, अंग्रेजों के आने से पहले भारत था कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश भारत आजकल भी भारत खासकर कृषि प्रधान ही है। जैसे आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता में भी भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था। मतलब ज्यादा जो हमारा रहा है वो कृषि प्रधान ही भारत रहा है। तो उस टाइम भी क्या था, भारत कृषि प्रधान था। मतलब जो इनकम थी मेन वो कहाँ से होती थी, कृषि से होती थी। और दूसरा था कि भारत आत्मनिर्भर था, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उस टाइम भारत क्या था, आत्मनिर्भर था। मतलब वो अपने आप में ही सक्षम था, उसको बाहर जाने से या बाहर से चीजें लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, वो आत्मनिर्भर था। तो ये थी स्थिति ब्रिटिशों की भारत में आने से पहले। अब देखो भारत में जब ब्रिटिश आए तो इसमें आएगा जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो चरण है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। प्लासी मतलब शुरुआत हुई थी प्लासी की लड़ाई से। हम डिस्कस करेंगे 1757 से लेकर 1947 तक। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रिटिशों की यहाँ पर जो आने की जो शुरुआत हुई वो मेन हुई थी प्लासी की लड़ाई से। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, मराठा सिख, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। और जो उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया उसे जाना गया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब इस दौरान उन्होंने भारतीयों का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। आर्थिक शोषण, भारत का आर्थिक शोषण का जो चक्र है वो उन्होंने भारत में चलाया। और क्या किया उन्होंने, पूरे भारत को क्या किया, कंगाल बनाकर वो चले गए, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो चरण है इसको हम 3 चरणों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट था 1757 से लेकर 1813 तक, 1757 से लेकर 1813 तक। तो 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध से लेकर हम पढ़ेंगे 1813 तक जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का। तो प्रथम चरण इसे हम मानेंगे, ठीक है। तो जो प्रथम चरण है इसको दी गई लूट की संज्ञा। लूट की संज्ञा क्यों दी गई, क्योंकि उन्होंने इस टाइम क्या किया था, द्वैत शासन लागू किया था। द्वैत शासन किसने शुरू किया था, ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो धन है वो ब्रिटेन ले जाना शुरू किया, ठीक है। और इसको डाकू नीति भी कहा गया। डाकू नीति भी कहा गया क्यों, क्योंकि लूट की नीति, डाकू की नीति, ये सारा बोला गया इस चरण को। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो भारत का जो धन था उसको वो वहां से ब्रिटेन ले जाना इन्होंने शुरू किया, ठीक है। और द्वितीय चरण में था जो 1813 चार्टर एक्ट था, उससे लेकर 1858, मतलब 1858 में आया था ब्रिटिश क्राउन। मतलब उन्होंने क्या किया था, जो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश क्राउन मतलब वो डायरेक्ट क्या करेंगे, अब भारत पर अपना राज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम क्या हुआ था, वो औद्योगिक पूंजीवाद, मतलब जो ब्रिटेन है वहां पर औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हो गया था। मतलब वहां पर जो चीजें बनना शुरू हो गई थी। अब जो वहां पर सामान बनेगा उसे वो क्या करने लगे, अब कहाँ बेचेंगे उसको, तो उसको वो भारत ले आने लगे बेचने के लिए, ठीक है। और यहाँ का जो धन है वो वहां ले जाने लगे और चीजें यहाँ पर बेचने के लिए लाने लगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब ये शुरुआत में आए थे तो भारत के जो मसाले हैं, ठीक है, भारत के मसाले वगैरह वो जाते थे ब्रिटेन। लेकिन अब क्या होने लगा, जो ब्रिटेन का सामान है वो भारत आना लगा बिकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ का जो धन है वो वहां पर ले जाने लगे और अपना सामान भारत लाने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई इस टाइम,
कि जो ब्रिटेन के व्यापारी थे उनको मुक्त एकाधिकार मिल गया, मतलब वो क्या कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते थे। इससे पहले क्या था, इससे पहले था जो कंपनी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एकाधिकार था भारत पर। लेकिन अब क्या हुआ, व्यापार का मुक्त एकाधिकार अब ये ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को छूट दी गई कि वो भारत आकर अपना व्यापार कर सकते हैं। मतलब कंपनी का शासन इस टाइम समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश क्राउन है उसका सीधा शासन शुरू किया गया। ठीक है, इनका उद्देश्य तो क्या रहा है, उद्देश्य इनका यही था कि भारत का जितना भी धन है उसको ब्रिटेन कैसे ले जाया जाए। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले भी उन्होंने द्वैत शासन चलाया, अब क्या हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद, मतलब जितना भी सामान है ब्रिटेन का वो भारत लाएंगे और यहाँ का जो धन है वो ब्रिटेन ले जाएंगे। फिर तीसरा चरण है 1858 से लेकर 1947 तक। तो इस टाइम क्या हुआ, अब जैसे वे अलर्ट भी हो गए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना, और उनको डर था कि कहीं ये विद्रोह मतलब पूरे देश में विद्रोह न हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने पूंजी निवेश का ब्रिटेन ने क्या अब दिखावा करना शुरू कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, अब भारत में अपने पूंजी का निवेश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने रेल, है ना, बागान, बैंक खोलना शुरू कर दिए, तो उन्होंने ये सिर्फ दिखावा किया कि हम क्या कर रहे हैं, भारत में पूंजी निवेश कर रहे हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य अपने धन को ही बढ़ाना था, ये दिखावे के लिए क्या कर रहे थे, पूंजी निवेश कर रहे थे। तो ये रहा आपका मतलब ब्रिटिश के उपनिवेशवाद के जो चरण है। एक बार मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ। तो इसमें हमने देखा, तो ब्रिटिशों के आने से पूर्व भारत की स्थिति कैसी थी, एक तो कृषि प्रधान था और दूसरा आत्मनिर्भर था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आए, उन्होंने क्या किया, भारत का जितना भी धन है वो ब्रिटेन ले जाना शुरू कर दिया। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मराठा, सिख, और धीरे धीरे यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, जैसे कंपनी का शासन था जब ये भारत आए थे, और कंपनी का शासन था, और सबसे पहले उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, द्वैत शासन शुरू किया था, और धन वो यहाँ से ब्रिटेन ले जाने लगे। तो जो प्रथम चरण है इसको क्या दी गई, जो द्वैत शासन का समय था, डाकू नीति बोला गया इसको। ठीक है, दूसरे चरण में हमने देखा कि अपने औद्योगिक पूंजीवाद, मतलब बाहर से अब क्या आने लगा, सामान भारत आने लगा और यहाँ से पैसा ब्रिटेन ले जाया गया। और थर्ड चरण में हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन का दिखावा, उन्होंने क्या किया कि हम भारत में क्या कर रहे हैं, पूंजी निवेश कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य इनका क्या था, मेन उनका उद्देश्य यही था कि उन्होंने अपने धन को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा जो टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है भू राजस्व व्यवस्था। अब भू क्या अर्थ होता है, जमीन। ठीक है, राजस्व हुआ मतलब उपज का जो हिस्सा है, तो मतलब इनकम का जो हिस्सा है ना, तो भू राजस्व व्यवस्था का अर्थ हुआ भूमि से उपज का हिस्सा। मतलब जो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश थे, उनका उद्देश्य क्या था, मतलब भारत से धन को ले जाना था, भारत से धन को पूरा जितना भी धन है उसको वहां ले जाना। तो वो क्या करते थे, किसानों से वो भूमि से उपज का हिस्सा लेते थे। तो ठीक है, तो इसके लिए जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं चलाई थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट आप लिख सकते हैं व्यवस्था, उसके बाद हम देखेंगे लागूकर्ता, किसने ये लागू की थी, थर्ड हम देखेंगे कौन से वर्ष में लागू की थी, और फोर्थ में हम देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में ये लागू की गई, और लास्ट में आप बना सकते हैं कि मेन पॉइंट, मतलब मुख्य बिंदु क्या था। तो सबसे पहली जो व्यवस्था थी वो थी स्थायी बंदोबस्त। जो स्थायी बंदोबस्त है ये क्या था, मतलब ये था कि जो जमीनें हैं वो किसको दे देते थे, जमींदारों को सौंप दी जाती थी जमीनें, और जो जमींदार हैं वो क्या करेंगे, लगान किसानों से वसूल करके वो अंग्रेजों को दे देते थे। तो फर्स्ट है स्थायी बंदोबस्त, मतलब जमींदारों को जमीनें सौंप दी और वो वसूली करेंगे और फिर अंग्रेजों को दे देंगे। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये व्यवस्था लागू की थी कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस उसका समय था 1786 से लेकर 93 तक कॉर्नवालिस रहा है। तो उसके कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी वो की थी 1793 में। 1793 में व्यवस्था लागू की गई, और वो जो क्षेत्र था मुख्य जहां पर ये लागू की गई थी वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा।
ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। और मेन पॉइंट जो स्थायी बंदोबस्त है इसको और अन्य किस किस नाम से जाना जाता था, तो एक तो था इस्तेमरारी बंदोबस्त और दूसरा जमींदारी बंदोबस्त। अब देखो इसमें होता क्या था, जो जमींदार थे वो क्या करते थे, किसानों से लगान लेते थे और उनका जो हिस्सा है वो अंग्रेजों को दे देते थे। अब कितना हिस्सा वो अंग्रेजों को देते थे, तो वो वसूली का 10/11 भाग देते थे वो ब्रिटिशों को और 1/11 भाग रखते थे वो खुद। मतलब 10% वो किसको दे देते थे, मतलब 11 में से 10 वो दे देते थे ब्रिटिशों से और सिर्फ एक हिस्सा रहता था उनके खुद के लिए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था, इसमें स्थायी बंदोबस्त में एक कानून जोड़ा गया था बाद में, उसको नाम दिया गया सूर्यास्त कानून। अब सूर्यास्त कानून क्या था, तो इसमें जो जमींदार थे उनको फिक्स टाइम दिया जाता था कि इतने टाइम तक आपने पूरा लगान वसूल करके अंग्रेजों को देना है। अब जो पूरा समय निश्चित जो तिथि दी जाती थी तो उसके सूर्यास्त से पहले वो लगान ब्रिटिशों को सौंपना होता था। अगर वो सूर्यास्त से पहले वो लगान ब्रिटिशों को नहीं देते हैं तो उनकी जो जमींदार जो उनको बनाया जाता था उनकी जो जमींदारी है वो समाप्त की जा सकती थी, मतलब उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाता था। ठीक है, तो ये इसको बोला गया सूर्यास्त कानून। ठीक है, फिर दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब क्या हुआ, अब इसमें बदलाव आया। ठीक है, कर लेने से अब रैयत का अर्थ होता है किसान। मतलब इस व्यवस्था में क्या हुआ, अब जो किसान है उनको उनका मालिकाना हक प्रदान किया गया। मतलब इसमें क्या हुआ, जो किसान है वो सीधे रूप से लगान देंगे ब्रिटिशों को। मतलब इसमें अब जमींदारों का कोई रोल नहीं रहा। अब क्या करेंगे, जो किसान है वही डायरेक्ट देंगे लगान अंग्रेजों को। ठीक है, तो इसके जो लागू करते हैं वो है कर्नल रीड। शुरुआत में जो शुरुआत की थी वो की थी कर्नल रीड ने और कर्नल रीड ने इसे शुरू किया था 1792 में और बाद में फिर इससे जुड़े थे मुनरो। जो मुनरो है वो जुड़े हैं 1820 में। अब देखो इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ था, मद्रास, असम और बम्बई, इन क्षेत्रों में लागू किया गया। और जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके 51% भाग पर इसको लागू किया गया था। अब इसमें क्या था, जो किसान है वो क्या करते थे, डायरेक्ट वो क्या करते थे, सीधे रूप से वो अंग्रेजों को लगान दे देते थे। मतलब उनका जो उपज का जो आधा हिस्सा है वो ब्रिटिशों को दिया जाता था। तो शुरुआत में क्या हुआ, जमींदारों ने क्या किया, मतलब जमींदार वसूली करते थे, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, जो किसान है वो सीधे रूप से लगान देंगे ब्रिटिशों को। और तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। अब महाल का अर्थ क्या होता है, महाल का अर्थ होता है गांव। ठीक है, और इसमें और परिवर्तन आया, तो महाल का अर्थ हुआ गांव। तो इसमें क्या हुआ, अब जो पूरे गांव वाले हैं वो मिलकर क्या करेंगे, ब्रिटिशों को लगान देंगे। तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी किसने, हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने। अब ये कब लागू किया गया था, 1819 में। और क्षेत्र कहाँ कहाँ ये स्थापित किया गया था, पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी। अब ये जो कितने प्रतिशत भाग पर ये लागू किया गया था, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश जो एरिया था उसके 30% क्षेत्र पर ये लागू किया गया था। और होता क्या था, इसमें जो लगान है वो गांव वाले मिलकर देंगे अब ब्रिटिशों को। ठीक है, और कितना देते थे, शुरुआत में थे 2/3 भाग, लेकिन बाद में फिर इसको 1/2 भाग पर, मतलब ये इस हिसाब से टैक्स अंग्रेजों को देते थे। तो इसका एक ये सिर्फ हमने पार्ट 1 है, इससे समझिए, तो और हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो जो भू राजस्व व्यवस्था है ये 3 प्रकार के कर ये लेते थे। फर्स्ट था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, जो जमींदार हैं वो किसानों से लगान लेकर ब्रिटिशों को देते हैं। और जो दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें क्या किया गया, अब जमींदारों का रोल समाप्त हो गया और किसान सीधे रूप से ब्रिटिशों को कर देते थे। और उसके बाद क्या हुआ, अब गांव, पूरे गांव वाले मिलकर क्या करेंगे, अब लगान देंगे ब्रिटिशों को। ठीक है, तो 2 टॉपिक पर हमने आज डिस्कस किया, एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और दूसरा हमने देखा भू राजस्व व्यवस्था। तो इसी से संबंधित हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे अब दूसरे टॉपिक में। तो थैंक यू।